हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल बेटा। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होंगे। ठीक है, अब देखो आज के इस लेक्चर में जो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके 12th अकाउंटेंसी की सब्जेक्ट का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बेटा जी एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम है बेटा चैप्टर का? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। देखो अगर इसके डेफिनेशन को आपको समझना है ना, तो आप इसके नाम को समझ लो, ऑटोमेटिकली आपको डेफिनेशन समझ में आ जाएगी कि सर देखो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, जो वर्क करेगी, काय के लिए वर्क करेगी? देखो बेटा ऊपर लिखा हुआ है नॉट फॉर प्रॉफिट। वर्क से मेरा मतलब है यहाँ पे बिजनेस, है ना, कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस करेगी, काय के लिए करेगी? नॉट फॉर प्रॉफिट। मतलब इसका मतलब क्या है सर? कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन ऑब्जेक्ट, मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। क्या बोल रहा हूँ मैं? ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन ऑब्जेक्ट, मेन मोटिव क्या अर्न करना नहीं है बेटा? प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। दैट मीन सर अगर ये प्रॉफिट नहीं अर्न करना चाहती तो ये क्या करना चाहती है? ये सोशल वेलफेयर करना चाहती है, ये समाज का भला करना चाहती है ना। तो ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है। ध्यान रखना बेटा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, एनपीओ जो है वो एक सेक्शन 8 कंपनी होती है। सेक्शन 8 कंपनी जो है बेटा वो होती है कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। एनपीओ को जो है किस कैटेगरी में रखा गया है? सेक्शन 8 कंपनी की कैटेगरी में रखा गया है। मतलब सेक्शन 8 जो है कंपनीज एक्ट का, वो एनपीओ के लिए ही बना है। ये वाली बात समझ में? अब देखो एनपीओ का मैंने मीनिंग आपको समझा दिया है, इसके कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं आपको। एग्जाम्पल में जो है बेटा क्या क्या लिखोगे आप? हम लिख सकते हैं सर देखो स्कूल्स, काफ़ी सारी स्कूल्स होती है जिनको ट्रस्ट रन करती है, जिनका मेन ऑब्जेक्ट होता है बेटा कि जो बच्चे हायर फी जो है बेटा अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको जो है बेटा कम से कम फी पे बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करवाना। हॉस्पिटल्स हो गए, बहुत सारे हॉस्पिटल्स होते हैं बेटा जो लोगों को जो है फ्री में सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, या कम जो है बेटा एक्सपेंसेस पे, या एक तरीके से आप कह सकते हो लो रेट पे जो है बेटा हेल्थ ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाते हैं, वो हॉस्पिटल्स इस कैटेगरी में आते हैं। काफ़ी सारे कॉलेजेस भी होते हैं, ठीक है। बहुत सारी ट्रस्ट होती है जो किसी ना किसी प्रकार का कोई सोशल वेलफेयर से रिलेटेड जो है काम करती रहती है, तो बेटा वो भी इस कैटेगरी में आएगी, ठीक है। तो एनपीओ का मतलब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि सर एनपीओ का मतलब होता है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो वर्क करती है नॉट फॉर प्रॉफिट, मतलब जो वर्क करती है किसके लिए? सोशल वेलफेयर के लिए, ठीक है। अगर इसको देखो एक चीज़ बता दूँ तुमको इंपॉर्टेंट बात, अगर मान लो ये ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस कर रही है, ये प्रॉफिट अर्न करना नहीं चाहती है, इसकी इंटेंशन प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, लेकिन मान लो फिर भी प्रॉफिट हो जाता है इसको, तो बेटा तुमको दो बातें बता दें कि उस प्रॉफिट को यहाँ प्रॉफिट ना बुला के क्या बुलाया जाएगा? सरप्लस। सरप्लस का मतलब क्या है? कि आपकी जो इनकम है वो खर्चों से ज़्यादा है। बात समझ में आई? कि अब इनकम कहाँ कहाँ से होगी वो बात करेंगे आगे, कि एक एनपीओ को इनकम कहाँ कहाँ से हो सकती है, लेकिन ध्यान रखना एनपीओ के केस में प्रॉफिट को प्रॉफिट ना कह के अपन क्या कहते हैं बेटा? सरप्लस कहते हैं। ये वाली बात आपको समझ में आई? ठीक है। और दूसरी बात, ये जो सरप्लस है इसको ये वापस से काम में लेगी, काहे के लिए काम में लेगी? सोशल वेलफेयर के लिए। ऐसे मान लो कि एनपीओ को तो आगे पीछे एक ही चीज आती है, वो क्या है बेटा? सोशल वेलफेयर, ठीक है ना। सोशल वेलफेयर के अलावा एनपीओ कुछ भी नहीं करेगा। ये वाली बात समझ में आई? मेन ऑब्जेक्ट इसका क्या है? सोशल वेलफेयर। अब देखो डेफिनेशन एनपीओ की हो गई है। अब जो सेकंड पॉइंट अपन पढ़ेंगे, सेकंड पॉइंट अपन पढ़ेंगे बेटा फिनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ। कि सर एक एनपीओ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है उनमें क्या क्या इंक्लूड होता है, तो बता दें बेटा आपको। एक एनपीओ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तीन चीज़ें इंक्लूड होती है। एक होता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, ठीक है। एक होता है बेटा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और एक जो होता है बेटा आपका, ठीक है ना, वो होती है बेटा बैलेंस शीट। तो ये तीन चीज़ों के बारे में ही पढ़ेंगे। आज का जो लेक्चर है ना वो इन तीन चीज़ों पे ही चलेगा। आज के लेक्चर में अपन केवल और केवल बात करेंगे इन तीन चीज़ों के ऊपर, ठीक है। कि क्या होता है सर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, क्या होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्या होती है बेटा आपकी बैलेंस शीट। अब देखो आओ बात करते हैं सबसे पहले रिसिप्ट्स एंड पेमेंट
अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की बात करते हैं सबसे पहले। अब बेटा आपको बता दें, इस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है ना, ये एक समरी होती है। समरी काहे की होती है बेटा? केस ट्रांजेक्शन्स की, है ना। ये एक समरी होती है, काहे की समरी होती है बेटा? केस ट्रांजेक्शन्स की। किसके केस ट्रांजेक्शन? एक एनपीओ के, ड्यूरिंग ए पीरियड। कि एक एनपीओ जो है एक पीरियड के दौरान जितने भी केस ट्रांजेक्शन्स करेगा बेटा, उन सबको जो है आप किस में रिकॉर्ड करोगे? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे। तो आपको ये पता चल गया होगा कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक समरी होती है कहीं की केस ट्रांजेक्शन्स की, जो एक एनपीओ परफॉर्म करता है ड्यूरिंग ए ईयर, या आप ऐसे कह सकते हो ड्यूरिंग ए पीरियड। अब देखो बेटा मेरी कुछ बातें सुनो, और इंपॉर्टेंट बातें हैं बेटा, ध्यान से सुनना। कि आप देखो इसी पॉइंट को समरी ऑफ केस ट्रांजेक्शन्स को ही मैं एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ बेटा। ये समरी ऑफ केस ट्रांजेक्शन्स है ना, ये वर्ड हमने एक जगह और पढ़ा था। हमने पढ़ा था क्लास 11th में केस बुक के अंदर। कहाँ पढ़ा था? क्लास 11th में केस बुक के अंदर, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि सर ये बिल्कुल डिट्टो सेम एज केस बुक होता है। किसकी तरह होता है? सेम एज केस बुक। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है ना आपका, ये सेम एज केस बुक होता है। और एक चीज़ देखो, जब ये सेम एज केस बुक होएगा ना, तो इसका नेचर जो है पता है वो कैसा हो जाएगा? रियल। क्योंकि केस अकाउंट जो है वो एक एसेट होती है, और एसेट कौन से अकाउंट में आती है बेटा? रियल अकाउंट में आती है। तो अब आपको ये भी पता हो जाना चाहिए कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो नेचर है वो कैसा होता है बेटा? रियल अकाउंट होता है नेचर में ये, ठीक है। अब देखो आगे बात करते हैं कि सर आपने ये बोला सेम एज केस बुक है, तो इसी पॉइंट से एक और बात निकल के आती है। सेम एज केस बुक है तो देखो आपको भी पता है किसी भी अकाउंट में दो साइड होते हैं, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। तो जैसे केस बुक का डेबिट साइड क्या था? रिसिप्ट साइड। तो सर इसके भी डेबिट साइड में क्या रिसिप्ट लिखी जाएगी? बिल्कुल सही बात है सर, इसके भी डेबिट में जो है बेटा रिसिप्ट लिखी जाएगी। और क्या केस बुक के क्रेडिट में जैसे पेमेंट्स लिखे जाते हैं, इसके भी क्रेडिट में पेमेंट्स लिखे जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। तो बेटा इसके भी क्रेडिट में जो है क्या लिखे जाएंगे? आपके पेमेंट्स लिखे जाएंगे। तो देखो ये फॉर्मेट तैयार हो गया बेटा रिसिप्ट एंड पेमेंट का। आपको कुछ अलग से सीखने की जरूरत नहीं है। देखो अगर आपको 11th का थोड़ा बहुत भी पता है और थोड़ा सा आप इस लेक्चर पे ध्यान दे रहे हो, तो आपको ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें समझ में आती जाएगी, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी तक अपन ने पढ़ाई क्या है? अपन ने एक पॉइंट पढ़ा है रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट के बारे में, बस उसी को प्रॉपरली एक्सप्लेन करा है कि सेम एज केस बुक की तरह होता है। केस बुक की तरह होता है तो आपको पता होना चाहिए, केवल और केवल रिकॉर्ड करेगा केस ट्रांजेक्शन्स को, क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को ये रिकॉर्ड नहीं करेगा। ये वाली बात समझ में? केवल और केवल कौन से ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेगा बेटा? केस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। अब आगे देखो बेटा जी, सेकेंड पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट क्या है? रिकॉर्ड्स केस ट्रांजेक्शन ऑफ एनी ईयर। सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है मैंने कि ये केस ट्रांजेक्शन जो होता है ना, किसी भी ईयर का हो, इट डजेंट मैटर, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट उसको रिकॉर्ड करेगा। मतलब सर हम समझे नहीं, देखो थोड़ा सा अभी समझाते हैं बेटा। मान लो कि मैं एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहा हूँ। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मैं बना रहा हूँ किसके लिए? मान लो बना रहा हूँ मैं ईयर एंडेड 2019 के लिए मैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहा हूँ, ठीक है। चलो एक ऐसे नहीं 2019 नहीं लिखते हैं, बच्चों को ऐसे लगेगा अरे सर पुराना लेक्चर है। देखो बेटा अपन एक काम करते हैं, ये लिख लेते हैं अपन 2021 लिख लेते हैं जो अभी चल रहा है, ठीक है। कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहा हूँ मैं 2021 के लिए। अब मान लो आपके सामने 3 ईयर है, 2020-21, इसको हम क्या नाम देंगे पता है? करंट ईयर, क्योंकि ये तो हमारा करंट ईयर है ना। बिल्कुल सही बात है। एक हम ईयर ले लेते हैं 2019-20, तो ये हमारा क्या हो गया? लास्ट ईयर हो गया। एक ईयर हम ले लेते हैं मान लो 1994 से लेके 1995, ये तो बहुत ही पुराना मान के चलो, ऐसे कि सर लास्ट ऐसे मान के चलो आपकी बहुत ही पुराना साल है ना। और ऐसे ही हम एक ले लेते हैं 2021-22, तो ये हमारा नेक्स्ट ईयर हो गया। और एक हम ले लेते हैं बेटा 2050 और 51, ये हमारा बहुत 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 वाला नेक्स्ट ईयर हो गया है ना।
अब देखो मैं क्या सिखाना चाहता हूँ, अगर आपने केस ट्रांजेक्शन करा है, अगर आपने केस ट्रांजेक्शन करा है 1994 और 1995 के लिए, कब कब करा है, इस साल, ध्यान रखना कि कोई ऐसा अमाउंट या कोई ऐसा ट्रांजेक्शन जो रिलेट तो किससे कर रहा है, 1994 95 से, लेकिन उसको, उसका जो पेमेंट है वो या तो आपने आज करा है या उसकी जो रिसिप्ट हुई है वो आज हुई है। आज मतलब, आज का मतलब है इस करंट ईयर में। तो क्या मैं उसको यहाँ रिकॉर्ड करूँगा? बिल्कुल रिकॉर्ड करूँगा। ऐसे 1920 के लिए अगर कुछ कोई भी ट्रांजेक्शन होगा इस साल, तो क्या उसको रिकॉर्ड करूँगा? बिल्कुल करूँगा। 2021 तो करंट ईयर है ही, तो क्या उसको रिकॉर्ड करूँगा? बिल्कुल उसको भी रिकॉर्ड करूँगा। 21-22 का अगर कोई ट्रांजेक्शन हुआ तो उसको भी रिकॉर्ड करूँगा, बिल्कुल रिकॉर्ड करूँगा। अगर 50-51 का भी कोई ट्रांजेक्शन हुआ है उसको भी रिकॉर्ड करूँगा, बिल्कुल रिकॉर्ड करूँगा। अरे किसी भी ईयर का ट्रांजेक्शन हो, इट डजेंट मैटर, वो किसी भी ईयर से रिलेट करता हो, लेकिन अगर वो इस साल केस में हुआ है, मतलब आपने उस ट्रांजेक्शन, उस ईयर से रिलेटेड कोई भी अमाउंट इस साल केस में रिसीव करा है या कोई भी अमाउंट जो है केस में पे करा है, तो वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करा जाएगा। ये वाली बात समझ में आई कि सर ये जो लाइन लिखी हुई है, रिकॉर्ड्स केस ट्रांजेक्शन ऑफ एनी ईयर, इसका क्या मतलब है? किसी भी साल का ट्रांजेक्शन हो, अगर वो केस में हो रहा है ना, तो उसको रिसिप्ट एंड पेमेंट में रिकॉर्ड करा जाएगा, करंट ईयर के रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, तो दो बातें हमने पढ़ ली। आगे देखो थर्ड वाला पॉइंट, इंक्लूड इंक्लूड्स बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल आइटम्स। ठीक है, कि सर ये इंक्लूड करता है दोनों रेवेन्यू और कैपिटल आइटम्स को। ठीक है, अब पहले तो समझो सर, देखो मैं थोड़ा सा सिंपल करके इसको लिखवा देता हूँ, आइटम्स के साथ में ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, ये जो है बेटा रिकॉर्ड करता है दोनों के दोनों रेवेन्यू और कैपिटल ट्रांजेक्शन्स को, है ना। अब देखो मेरी बात सुनना, क्या है बेटा, हालांकि तुमने 11th क्लास में बहुत मेहनत करी है, लेकिन मैं बता देता हूँ 90% बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाएंगे रेवेन्यू और कैपिटल ट्रांजेक्शन्स में। तो सर रेवेन्यू ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं, कैपिटल ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं? बेटा देखो बताएं एक तुमको बात, देखो कुछ ट्रांजेक्शन बिजनेस में जो है ना, वो एवरी डे होते हैं, एवरी वीक होते हैं, एवरी मंथ होते हैं। ठीक है, और कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जो बिजनेस में 2 4 5 सालों में एक बार होते हैं। तो वो ट्रांजेक्शन जो बिजनेस में एवरी डे हो रहे हैं, एवरी वीक हो रहे हैं, एवरी मंथ हो रहे हैं, है ना, ठीक है, जो बिजनेस में बार बार हो रहे हैं बेटा, उन ट्रांजेक्शन्स को बोला जाता है रेवेन्यू ट्रांजेक्शन्स। कौन से ट्रांजेक्शन्स बोले जाते हैं? रेवेन्यू ट्रांजेक्शन। और वो ट्रांजेक्शन जो बिजनेस में कभी कभार होते हैं, 2 4 5 सालों में एक बार, उन ट्रांजेक्शन्स को क्या बोलते हैं अपन? कैपिटल ट्रांजेक्शन्स बोलते हैं। ये वाली बात समझ में आई, है ना। क्या तो रेवेन्यू ट्रांजेक्शन होते हैं, क्या कैपिटल ट्रांजेक्शन होते हैं, आई थिंक आपको पता चल गया होगा। अब देखो बेटा आओ ध्यान से समझो, है ना, थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत भी है कि सर मैंने लिखा है इंक्लूड करता है बोथ रेवेन्यू और कैपिटल ट्रांजेक्शन्स को। ठीक है, लेकिन मेरे को कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि केवल इतना कहने से कि रेवेन्यू ट्रांजेक्शन जो है वो बार बार होते हैं, कैपिटल ट्रांजेक्शन है वो बार बार नहीं होते हैं, केवल इतना कहने से आपको रेवेन्यू और कैपिटल आइटम्स समझ में नहीं आएंगे प्रॉपरली। अभी अपन क्या करते हैं बेटा, रेवेन्यू और कैपिटल आइटम्स को लेकर थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, तो देखो रेवेन्यू ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं, मैं लिख रहा हूँ एक बार। ये वो ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो रिकरिंग होते हैं नेचर में, रिकरिंग इन नेचर, दोज ट्रांजेक्शन्स विच आर रिकरिंग इन नेचर, जो बार बार होते हैं बिजनेस में, वो कौन से ट्रांजेक्शन है बेटा? रेवेन्यू ट्रांजेक्शन है। ये वाली बात समझ में आई क्या? आप देखो एक इंपॉर्टेंट बात और, क्या इंपॉर्टेंट बात है, बेनिफिट्स ऑफ रेवेन्यू ट्रांजेक्शन्स आर रिसीव्ड अप टू ए ईयर ओनली। देखो क्या लिखा है मैंने कि सर जो रेवेन्यू ट्रांजेक्शन्स है ना, उनका बेनिफिट जो है आपको केवल 1 साल तक ही मिलता है। बात समझ में आई ना, कि रेवेन्यू ट्रांजेक्शन जैसे मान लो इस साल का मैं किराया दे रहा हूँ, तो मेरे को जो बिल्डिंग यूज़ करने को मिलेगी वो केवल पर्टिकुलरली इसी साल के लिए मिलेगी। बात समझ में आई ना।
तो रेवेन्यू ट्रांजेक्शन्स जो है बेटा, रेवेन्यू ट्रांजेक्शन्स जो है, रेवेन्यू ट्रांजेक्शन्स है वो ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिनका बेनिफिट एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड तक मिलता है। बात समझ में कि रेवेन्यू ट्रांजेक्शन्स जो है बेटा वो ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिनका बेनिफिट जो है आपको पर्टिकुलर एक अकाउंटिंग पीरियड तक मिलता है। इनका बेनिफिट जो है बेटा मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड नहीं मिलेगा, हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना। जिन ट्रांजेक्शन्स का बेनिफिट मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड मिलता है ना, उनको अपन बोलते हैं कैपिटल ट्रांजेक्शन्स। कौन से ट्रांजेक्शन्स बोलते हैं? कैपिटल ट्रांजेक्शन्स बोलते हैं। तो आगे लिखेंगे अपन। अभी मैं क्या करता हूँ, थर्ड पॉइंट में मैं एग्जांपल्स दे देता हूँ रेवेन्यू ट्रांजेक्शन्स के। तो बेटा जी देखो, मैंने रेंट पे कर दिया, मैंने सैलरी पे कर दी, मैंने इंटरेस्ट पे कर दिया, ठीक है, मैंने इंटरेस्ट रिसीव कर लिया, ठीक है। उसके अलावा जो है बेटा जी एक चीज़ देखो, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो समझने लायक है, देखो मैंने रेंट पे करा है, मैंने सैलरी पे करी है, मैंने इंटरेस्ट पे करा है, मैंने इंटरेस्ट रिसीव भी करा है। इसका मतलब आपको एक चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि ये जो रेवेन्यू ट्रांजेक्शन है ना, ये एक्सपेंस की फॉर्म में भी होते हैं और इनकम की फॉर्म में भी होते हैं। कि रेवेन्यू ट्रांजेक्शन्स है वो दोनों तरह के हो सकते हैं, एक्सपेंस भी हो सकते हैं और बेटा इनकम भी हो सकते हैं। बात समझ में आई ना, कि रेवेन्यू ट्रांजेक्शन्स है वो इनकम की फॉर्म में भी हो सकते हैं और एक्सपेंडिचर की फॉर्म में भी हो सकते हैं। ये वाली बात समझ में आ गई आपको? तो आई थिंक रेवेन्यू ट्रांजेक्शन्स है अब आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब देखो बात करते हैं सेकेंडली किसकी बात करते हैं बेटा? कैपिटल ट्रांजेक्शन्स की। ठीक है, तो देखो बेटा कैपिटल ट्रांजेक्शन्स के बारे में अगर बात करें तो पहली बात तो यही आ गई, नॉन रिकरिंग इन नेचर, 2 4 5 सालों में एक बार होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, कैसे होते हैं नेचर में? नॉन रिकरिंग होते हैं। कैसे होते हैं बेटा नेचर में? नॉन रिकरिंग होते हैं। तो नॉन रिकरिंग इन नेचर, ये बात हमने पढ़ ली कि सर जो कैपिटल ट्रांजेक्शन है आपके वो कैसे होते हैं बेटा? नॉन रिकरिंग होते हैं नेचर में। ऊपर जाके देखो फर्स्ट पॉइंट हमने इसमें लिखा था रेवेन्यू में कि रेवेन्यू रिकरिंग होते हैं, ये बार बार होते हैं, जबकि ये जो है बेटा ये नॉन रिकरिंग होते हैं। सेकंड देखो, benefits of capital transaction are received for 2 or more years। कि रेवेन्यू ट्रांजेक्शन है ना, उनका जो बेनिफिट आपको मिलता है ना वो 2 या 2 से ज़्यादा सालों के लिए मिलता है, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि 1 साल तक जिन ट्रांजेक्शन का अपन को बेनिफिट मिलता है वो होते हैं, आप सॉरी मैं कुछ उल्टा बोल गया क्या? देखो वापस देखते हैं, रेवेन्यू ट्रांजेक्शन है ना, रेवेन्यू ट्रांजेक्शन का बेनिफिट जो है वो कितना मिलता है बेटा? वो आपको 1 साल तक मिलता है, ठीक है। लेकिन जो कैपिटल ट्रांजेक्शन है, कैपिटल ट्रांजेक्शन है उनका बेनिफिट आपको 2 या 2 से ज़्यादा सालों के लिए मिलता है ना। इस चीज़ का ध्यान रखना। जो भी मैंने अभी लाइन बोली थी गलत अगर बोली है तो उसको रेक्टिफाई कर लेना बेटा, ठीक है। आगे देखो बच्चे, इसके कुछ एग्जांपल्स, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है ना, कि मैंने कोई फिक्स एसेट परचेज कर ली, तो बेटा ये क्या है मेरा? ये कैपिटल ट्रांजेक्शन है ना। क्योंकि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने मशीनरी परचेज करी, तो मशीनरी जो मैंने परचेज करी उसका बेनिफिट मेरे को 2 या 2 से ज़्यादा अकाउंटिंग ईयर्स के लिए मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, मशीनरी जो मैंने परचेज करी है वो मेरा क्या है? वो जो है बेटा मेरा कैपिटल ट्रांजेक्शन है। आपको ये वाली बात समझ में आनी चाहिए। तो देखो बेटा जी, अब एक चीज़ देखो, आपने जो है बेटा कैपिटल ट्रांजेक्शन्स जो लिखे हैं उसमें एक और एग्जांपल लिख लेते हैं अपन। जैसे मान लो मैंने लिख दिया सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कि सर मैंने क्या कर दी? इन्वेस्टमेंट की जो है बेटा सेल कर दी है। तो ये जो है बेटा ये भी क्या ट्रांजेक्शन है आपका? कैपिटल ट्रांजेक्शन है। अब देखो कैपिटल ट्रांजेक्शन वही 2 फॉर्म में हो सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिचर और इन द फॉर्म ऑफ रिसिप्ट, ठीक है ना। तो ये वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो है बेटा मैंने अभी तक देखो आपको रेवेन्यू और कैपिटल ट्रांजेक्शन में डिफरेंस पढ़ा है। और मैंने ऊपर क्या लिखवाया है देखो, चाहे जो है बेटा रेवेन्यू ट्रांजेक्शन हो और चाहे कैपिटल ट्रांजेक्शन हो, ठीक है, दोनों के दोनों ट्रांजेक्शन्स को रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में जो है रिकॉर्ड करा जाएगा। अब देखो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, तुम मेरे को बताना कि सर रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा, ठीक है। ये इधर तो लिख रहा हूँ मैं ट्रांजेक्शन, ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ नेचर और यहाँ लिख रहा हूँ रिकॉर्ड। देखो पहला ट्रांजेक्शन जो मैंने लिखा है, फर्स्ट ट्रांजेक्शन लिखा है मैंने रेंट पे। सिंपल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
तो रेंट पेड है, तो रेंट पेड जो है बेटा वो आपका क्या कौन सा ट्रांजेक्शन है, तो आपको पता होना चाहिए सर ये हमारा जो है रेवेन्यू ट्रांजेक्शन है। कैसा ट्रांजेक्शन है? रेवेन्यू, क्योंकि हम किराया जो है बार बार पे करते हैं। क्या मैं एक चीज़ बताऊँ, इसको रिसिप्ट एंड पेमेंट में रिकॉर्ड करूंगा? बिल्कुल रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट रेवेन्यू ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है। ठीक है। सेकेंड ट्रांजेक्शन जो है बेटा वो मैंने लिखा सैलरी पेड। ठीक है। तो इसका क्या नेचर है बेटा? इसका रेवेन्यू नेचर है। क्या इसको रिकॉर्ड करूंगा? बिल्कुल रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट जो है बेटा वो रेवेन्यू ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है। थर्ड मैंने लिखा बेटा मशीनरी परचेज फॉर केस। ठीक है। कौन सा ट्रांजेक्शन है? कैपिटल ट्रांजेक्शन है। क्या इसको रिकॉर्ड करूंगा? बिल्कुल रिकॉर्ड करेंगे सर, क्योंकि क्यों रिकॉर्ड करेंगे? क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट जो है वो रेवेन्यू ट्रांजेक्शन्स को भी रिकॉर्ड करता है और कैपिटल ट्रांजेक्शन्स को भी रिकॉर्ड करता है, और ये एक कैपिटल ट्रांजेक्शन है। पॉइंट नंबर 4, इन्वेस्टमेंट सोल्ड फॉर केस। कौन सा ट्रांजेक्शन है? कैपिटल ट्रांजेक्शन है। ठीक है। क्या रिकॉर्ड करेंगे? बिल्कुल रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट रेवेन्यू और कैपिटल दोनों आइटम्स को रिकॉर्ड करता है। फिफ्थ पॉइंट देखो बेटा, मैंने लिखा गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। उधार में गुड्स खरीदे हैं। अब देखो गुड्स खरीदना बेचना तो हमारा काम है। ठीक है। तो ये कैसा ट्रांजेक्शन है? रेवेन्यू ट्रांजेक्शन है, बार बार होने वाली चीज है। लेकिन क्या इसको रिकॉर्ड करेंगे? नहीं करेंगे सर। तो रेवेन्यू आइटम्स को रिकॉर्ड करते तो हैं बेटा, बिल्कुल करते हैं, लेकिन वो रेवेन्यू आइटम्स होने चाहिए केस बेसिस पे। ये देखो क्रेडिट वर्ड आ गया यहाँ पे, इस वजह से इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये वाली बात समझ में है ना, कि अगर कोई भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो भले ही वो चाहे रेवेन्यू नेचर का हो, भले ही वो चाहे कैपिटल नेचर का हो, उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि केवल और केवल केस ट्रांजेक्शन जो है वो रिसिप्ट एंड पेमेंट में रिकॉर्ड होते हैं। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए बेटा अच्छे से। तो देखो मैंने पॉइंट नंबर 3 आपको अच्छे से क्लियर करवा दिया है। ठीक है। अब देखो फोर्थ पॉइंट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट shows opening and closing balance of case and case equivalent। कि सर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है ना, वो क्या शो करता है? वो शो करता है केस और केस इक्विवेलेंट का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। अब केस इक्विवेलेंट का मतलब हो गया केस प्लस बैंक प्लस शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ठीक है। लेकिन यहाँ अपन इसको केस और बैंक तक लिमिट रखते हैं, ज़्यादा शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटी आपके काम नहीं आता है। ठीक है। तो देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो शो करता है ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस किसका? केस और बैंक, है ना, ध्यान रखना दोनों का। अब इसका मतलब एक चीज़ देखो कि सर हमने केस बुक देखी थी। देखो तुमको मैं सिंपल से एक लॉजिक बताऊँ, 11th में अपन ने केस बुक बनाई थी। केस बुक कभी भी तुमको प्रॉफिट और लॉस बताती थी क्या? नहीं। वो क्या बताती थी? केस और बैंक का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस, है ना। तो इसका मतलब आप चाहो तो इसको थोड़ा सा और करके लिख सकते हो, इसी सेम पॉइंट को और करके लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट doesn't show any सरप्लस और डेफिसिट। ठीक है ना, कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है ना, वो कोई भी सरप्लस और डेफिसिट शो नहीं करता। सरप्लस का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट। और डेफिसिट का मतलब क्या होता है? लॉस। क्यों शो नहीं करता? तो सिंपल सा लॉजिक हमको पता है सर कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट केस बुक की तरह होता है, तो वो केस और बैंक का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस बताएगा, वो प्रॉफिट और लॉस नहीं बताएगा। केस बुक हमें कभी भी प्रॉफिट और लॉस नहीं बताती है, वो केस का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस बताती है। तो ये बात तुमको समझ में आ जानी चाहिए। अब देखो मैंने प्रॉफिट की जगह सरप्लस वर्ड यूज करा है, तो बिल्कुल सही बात है। एनपीओ का मेन ऑब्जेक्ट है ना वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। ठीक है ना। वो तो क्या करता है? बिजनेस करता है। बिजनेस काहे के लिए करता है? सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। लेकिन प्रॉफिट तो हो जाता है। तो बेटा आपको एक बात समझा दें अच्छे से कि ये जो एनपीओ है ना, ये कभी भी प्रॉफिट वर्ड यूज नहीं करेगा। क्यों यूज नहीं करेगा? ये इसलिए यूज नहीं करेगा क्योंकि इसकी इंटेंशन कभी भी प्रॉफिट अर्न करना नहीं होती। तो इसके लिए क्या वर्ड यूज करेगा? सरप्लस।
तो सर सरप्लस होता क्या है एक्चुअल, अगर डेफिनेशन बताऊँ आपको सरप्लस की, तो सरप्लस क्या होता है बेटा, सरप्लस होता है आपका, सरप्लस जो है बेटा होता है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, है ना, कि आपकी इनकम एक्सपेंडिचर से जितनी ज़्यादा होगी उस अमाउंट से आपको क्या हो जाएगा बेटा, सरप्लस हो जाएगा, है ना। तो अब ये आपको पता हो जाना चाहिए कि सरप्लस का मतलब क्या होता है। और ऐसे ही एक लॉस के लिए डेफिसिट वर्ड यूज कर रहा है ना, तो डेफिसिट वर्ड का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, ठीक है ना, कि खर्चे ज़्यादा है और आपकी इनकम कम है, आपकी रिसिप्ट्स कम है, तो उस केस में आपको क्या हो जाएगा बेटा, डेफिसिट लॉस हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, सरप्लस का भी और डेफिसिट का भी। तो अब तुमको क्लियर हो गया होगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कोई भी सरप्लस और डेफिसिट शो नहीं करेगा, वो शो करेगा ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। तो देखो जितना प्रैक्टिकल पोर्शन में जो काम आने वाली चीज़ें वो सारी मैंने यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में आपको पढ़ा दी है कंप्लीट, ठीक है, कि जितनी आपकी प्रैक्टिकल पोर्शन में काम आने वाली है ना। तुम्हें भी पता है बेटा अपने सेंटर का क्या रूल रहा है कि अपन थ्योरी की क्लासेज है वो अलग से लेते हैं, थ्योरी के लिए अपन अलग से जो है क्लासेज लेते हैं, प्रैक्टिकल पोर्शन की अपन क्लासेज अलग लेते हैं। पूरी बुक की थ्योरी अपन एक साथ करेंगे 8-10 लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट, है ना। तो बेटा जी वो बात की बातें, अभी अपन केवल प्रैक्टिकल पोर्शन पढ़ रहे हैं, तो जितना प्रैक्टिकल पोर्शन में जो चीज़ें काम आएगी आपकी इस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को लेकर, वो सारी चीज़ें मैंने आपको कवर अप करवा दी है, ठीक है। अब सेकंड अकाउंट के बारे में पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, और सेकंड जो है बेटा, सेकंड जो है वो आपका क्या है पता है, वो है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये लो हाईलाइट कर दिया। अब देखो पहली बात जो है आपको बता दें, ये सेम एज पी एंड एल होता है, जैसे क्लास 11th में अपन ने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाया था ना, सेम डिट्टो उसी की तरह होता है। अब सर सेम एज पी एंड एल होता है तो पी एंड एल ही बना लो, उसके लिए अब अलग से अकाउंट ओपन करने की कहाँ जरूरत है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो बेटा तुमको बता दें, एनपीओ प्रॉफिट के लिए वर्क नहीं करता है, इस वजह से कोई भी पी एंड एल अकाउंट वो ओपन नहीं करेगा। वो क्या ओपन करेगा, जो है बेटा पी एंड एल के जैसा ही एक अकाउंट ओपन करेगा जिसको अपन बोलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये बात आप नोट कर लेना बेटा जी, ठीक है। अब देखो सेम एज पी एंड एल होता है, तो सेम एज पी एंड एल होता है तो इसका जो नेचर है वो कैसा रहेगा, नॉमिनल। नॉमिनल कौन से होते हैं, नॉमिनल अकाउंट वो होते हैं बेटा जो एक्सपेंस और इनकम से रिलेट करते हैं ना। तो ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर इसमें क्या रिकॉर्ड करी जाएगी, एक्सपेंस और इनकम ही तो रिकॉर्ड करी जाएगी, ठीक है। तो बेटा ये जो सेम एज पी एंड एल होता है, तो सेम एज पी एंड एल का मतलब है ये नेचर में कैसा होता है बच्चे, नॉमिनल होता है। कैसा होता है नेचर में, नॉमिनल होता है। ये वाली बात समझ में। अब देखो आपको बता दें, सेम एज पी एंड एल है, नॉमिनल नेचर है, अब पी एंड एल की तरह सेम है, तो फॉर्मेट की बात देख लो एक बार के लिए कि सर पी एंड एल के डेबिट साइड में हम लिखते थे सारे खर्चे, तो जितने भी एक्सपेंडिचर है वो इधर लिख दो, और जितनी इनकम से वो हम लिखते थे क्रेडिट साइड में, तो जितनी भी इनकम है वो सब क्रेडिट साइड में लिख दो आप, ठीक है। तो ये फॉर्मेट तैयार हो गया बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। कुछ भी अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, अगर क्लास 11th की बातें आपको पता है तो सब कुछ आपके लिए क्लियर है, बहुत आसान है। और देखो वैसे मैं रिवाइज करवाते हुए चल रहा हूँ, जहाँ बात बतानी चाहिए बिल्कुल मैं तुमसे उम्मीद नहीं कर सकता कि तुमने जो है बेटा क्लास 11th में अच्छे से पढ़ाई करी होगी। 11th तो वो क्लास है बेटा जहाँ सबसे कम पढ़ाई करते हैं सबसे अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल सही बात है ना। इस चीज़ का ध्यान रखना हमेशा कि एक ही क्लास ऐसी होती है जिसमें कम से कम पढ़ाई करने पे सबसे अच्छे मार्क्स आते हैं, और वो होती है बेटा क्लास 11, ठीक है। अब देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात करें तो डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर आते हैं, क्रेडिट साइड में इनकम आती है। अब देखो बेटा जी हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार वापस रिवाइज करते हैं। हमें क्या बार बार रिवाइज करने की जरूरत है, हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना, एग्जाम देने भी जाओ तो कम से कम पहले 3 बार रिवीजन करते जाओ, तब जाके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो देखो सेम एज पी एंड एल सर, बिल्कुल सही बात है, सेम एज पी एंड एल। नॉमिनल इन नेचर सर, बिल्कुल सही बात है बेटा, नॉमिनल इन नेचर सर, ठीक है। डेबिट साइड में सर एक्सपेंडिचर लिखे जाएंगे, बिल्कुल सर एक्सपेंडिचर लिखे जाएंगे। क्रेडिट साइड में इनकम लिखी जाएगी, बिल्कुल सर क्रेडिट साइड में इनकम लिखी जाएगी, ठीक है। तो ये जो है बेटा जी ये अपन ने अभी तक एक बेसिक चीज़ पढ़ ली। अब देखो बेटा जी सेकंड बात,
प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस, की इनकम और एक्सपेंडिचर है ना वो एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड करा जाता है। अब एक्रूअल बेसिस का मतलब क्या था? एक्रूअल बेसिस का मतलब था चाहे केस ट्रांजेक्शन हो चाहे क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो, दोनों ही रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन लेकिन केवल और केवल करंट ईयर के, लेकिन और केवल करंट ईयर के। ध्यान रखना कि जो रिकॉर्डिंग करी जाएगी वो रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स की करी जाएगी ओनली फॉर करंट ईयर। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझते आओ। मान लो हमारा करंट ईयर है बेटा 2020-21, तो हमारा लास्ट ईयर क्या हुआ? लास्ट ईयर हुआ हमारा 2019-20, और हमारा नेक्स्ट ईयर क्या हुआ बेटा 2021-22। ठीक है, अब ये मैं बना रहा हूँ सर आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो देखो चाहे केस ट्रांजेक्शन हो चाहे क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो, मैटर ही नहीं करता, दोनों तरह के ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड करे जाएंगे। क्या 2020-21 का ट्रांजेक्शन, करंट ईयर का जो ट्रांजेक्शन है 2020-21 का, इसको रिकॉर्ड करा जाएगा? यस, रिकॉर्ड करा जाएगा। राइट का साइन लगा रहा हूँ यस के लिए। क्या 21-22 का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करा जाएगा? नहीं रिकॉर्ड करा जाएगा, क्योंकि केवल करंट ईयर के लिए बनाया जाता है। हमेशा याद करो, P&L प्रॉफिट हमें पता करना है, करंट ईयर का ही तो पता करेंगे। अगर करंट ईयर के P&L में हम पिछले साल की इन्फॉर्मेशन पुट कर देंगे तो इस साल का प्रॉफिट ही गलत आ जाएगा। ठीक है, तो हमें एग्जैक्ट प्रॉफिट निकालने के लिए, हमें एग्जैक्ट सरप्लस निकालने के लिए केवल इसी साल की इन्फॉर्मेशन को इस अकाउंट में पुट करना है, ना पिछले साल की इन्फॉर्मेशन ना अगले साल। बात समझ में? ठीक है, तो क्या पिछले साल की इन्फॉर्मेशन को हम इसमें पुट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये वाली बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि केवल और केवल इनकम एंड एक्सपेंडिचर है वो करंट ईयर के लिए बनाया जाता है, ना ही पिछले साल के लिए, ना ही अगले साल के लिए। ठीक है बेटा, 2 पॉइंट पढ़ा दिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर को लेकर। थर्ड पॉइंट देखो, इंक्लूड्स ओनली रेवेन्यू ट्रांजेक्शन्स। ठीक है ना, कि ये जो अकाउंट है ना, ये अकाउंट इंक्लूड करेगा केवल और केवल रेवेन्यू ट्रांजेक्शन्स को, कैपिटल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं करेगा। ये वाली बात ध्यान से सुनना कि ये जो अकाउंट है बेटा, ये केवल और केवल रेवेन्यू ट्रांजेक्शन्स को इंक्लूड करेगा। मतलब वो ट्रांजेक्शन जो बार बार होते हैं, जिनका बेनिफिट हमको 1 साल तक मिलता है। बात समझ में ये नहीं है ना, उन ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड करेगा, कैपिटल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं करेगा। ये वाली बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3 बातें हो गई। पॉइंट नंबर 4 देखो, सेम एज P&L है, तो ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है। इधर हमने इनकम्स लिखी सारी, इधर हमने क्या लिखे बेटा? एक्सपेंडिचर्स लिखे। तो क्या होगा बेटा आपको पता है? या तो हमें प्रॉफिट होगा, जिसको हमने नाम दिया था यहाँ सरप्लस। क्या नाम दिया था? सरप्लस, है ना। तो ये देखो कि सर हमको यहाँ पे क्या होगा बेटा? सरप्लस होगा, या हमको क्या होगा? लॉस होगा। अब तुमको पता है ना सरप्लस कब होता है? वैसे मैं पढ़ा चुका हूँ फिर भी बता रहा हूँ। आपका अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है किससे? डेबिट साइड से, तो आपको सरप्लस होगा, या आपको इधर क्या होगा बेटा? लॉस होगा। बात समझ में ये नहीं, या आप उसको डेफिसिट बोल सकते हो। तो वो कब होगा? जब आपका डेबिट साइड ज़्यादा है किससे? क्रेडिट साइड से। ठीक है, तो ये यहाँ तक की बातें हो गई। कितनी बातें हो गई? 4 बातें हो गई कि सर ये जो अकाउंट है ना वो प्रॉफिट और लॉस शो करेगा। ध्यान रखना, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो प्रॉफिट और लॉस शो नहीं करता, लेकिन जो बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर है वो प्रॉफिट और लॉस को शो करेगा। ये वाली बात आपको समझनी चाहिए। अब आगे देखो बेटा, आगे देखो, आगे क्या है बेटा? बैलेंस शीट है। थर्ड वाली जो चीज़ थी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट ही तो थी। तो बैलेंस शीट का तो सिंपल सा देखो, यहाँ फॉर्मेट डिस्कस करेंगे, बाकी की चीज़ें जो है आगे टॉपिक आने पे डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस के टाइम पे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के टाइम पे। देखो बेटा जी, इधर आती है लाइबिलिटीज़। क्या आती है? लेफ्ट हैंड साइड है ना, लेफ्ट हैंड साइड है। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होता है, ध्यान रखना। बैलेंस शीट क्या होता है? एक स्टेटमेंट होता है, और जो स्टेटमेंट होते हैं उसमें डेबिट क्रेडिट अपन यूज़ नहीं करते, ध्यान रख लेना। वी डू नॉट यूज़ डेबिट और क्रेडिट। इस बात का ध्यान रखना है ना कि बैलेंस शीट क्या होती है बेटा? एक स्टेटमेंट होती है। और इसका जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड जो है बेटा, इसमें जो आएगी वो क्या आएगी? एसेट्स आएगी आपकी। ठीक है, तो जितनी भी एसेट्स है उनको राइट हैंड साइड लिख देंगे, जितनी भी लाइबिलिटीज़ है उनको जो है बेटा हम
लेफ्ट हैंड साइड लिख देंगे और इस तरीके से हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। बैलेंस शीट प्रिपेयर करना हम 11th में सीख चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन फिर भी जो है आगे में क्वेश्चंस आएंगे तब समझाऊंगा अच्छे से बैलेंस शीट। उसके अलावा हमको देखो एक सीखना है बेटा, क्या सीखना है, ओपनिंग कैपिटल जो है हमारी वो हमको गिवन है और हमको फाइंड करनी है। फाइंड क्या करनी है बेटा, क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, तो आपको बता दें यहाँ एनपीयू के चैप्टर में ज़्यादा लंबी बात नहीं करेंगे अपन, तो यहाँ एनपीयू के चैप्टर में ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल पे जाने का एक सिंपल सा तरीका है, कुछ नहीं है बेटा जी। जो है अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है ओपनिंग कैपिटल से, तो आप क्या करो, जो आपकी ओपनिंग कैपिटल है उसमें प्लस कर दो सरप्लस और माइनस कर दो डेफिसिट। ठीक है, ये इतना सा फॉर्मूला, इसमें एडिशनल कैपिटल ड्राइंग्स इतनी सब माथापूरी नहीं होती इस चैप्टर में, बात समझ में ही। ठीक है, और होगी किसी क्वेश्चन में तो अपन देख लेंगे, लेकिन अभी नॉर्मली जो यूज करते हैं अपन क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए यहाँ इस चैप्टर में पर्टिकुलरली, वो क्या है, ओपनिंग कैपिटल में सरप्लस तो प्लस कर दो और डेफिसिट जो है बेटा माइनस कर दो, तो आपकी आ जाएगी क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, उसके अलावा एक दो कैपिटल फंड्स वगैरह की बात करें तो वो बातें अपन डिटेल में करेंगे जब क्वेश्चंस करेंगे, अभी इतना अपन को कॉम्प्लिकेट नहीं करना सिचुएशंस को, है ना। एक बेटा देखो ध्यान दो थोड़ा सा, अपना ऐप है डीज एजुकेशन के नाम से गूगल प्ले स्टोर पे। ठीक है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से आपको जो है बेटा 12th अकाउंटेंसी के हर चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे, वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, 12th बीएसटी के वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे रिकॉर्डेड बेटा कंप्लीट, है ना। आपके जो है 12th इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे प्रोफेशनल फैकल्टी के द्वारा। ठीक है, हालांकि जो है आपको बता दें बेटा, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स और बीएसटी तीनों सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन जो है बेटा मेरे लेक्चर्स अभी रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो साथ वाली जो फैकल्टी है बेटा उनके लेक्चर्स जो है आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है बेटा अपन ने आज पहले जो चैप्टर है, मतलब पहला जो लेक्चर है सॉरी इस चैप्टर का, उसमें अपन ने क्या बात करी, अपन ने एनपीओ के बेसिक्स के बारे में बात करी। अपन ने पता है आज इस लेक्चर में केवल और केवल क्या पढ़ा है, इसमें हमने पढ़ा है एक तो डेफिनेशन एनपीओ का, और सेकंड जो है बेटा जी, सेकंड जो हमने पढ़े हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनपीओ, और कुछ भी नहीं पढ़ा है। ठीक है, पूरे के पूरे 2 टॉपिक पढ़े हैं इतनी देर में, है ना। और एक चीज़ का ध्यान रहे भाई, थोड़ा सा चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिया करो। ठीक है, चलो भाई, बाकी जो है बेटा नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।